दोस्तों आज हम बात करेंगे एक जापानीज एपिक सैमुराई ड्रामा फिल्म के बारे में जिसने द मैग्निफिसेंट सेवन, थ्री अमीगोज, अ बग्स लाइफ, जेंगो अनचेन्ड, द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशंस, मैड मैक्स फ्यूरी रोड और यहां तक कि स्टार वॉर्स जैसी फिल्म्स तक को इंस्पायर किया। और इसी फिल्म ने अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन सेवन सैमुराई के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल फिल्म मेकर्स इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, अकीरा कुरोसावा ने। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं तोशिरो मिफुने, तकाशी शिमुरा, केको तोशिमा, इसाओ किमुरा, डाइसुके कातो, साइजी मियागुची, योशियो इनाबा, मिनोरू चियाकी, कामातारी फुजिवारा, काकुटेन कोडो, योशियो सुचिया और इजीरो टोनो ने। आज मैं आपको इसकी कहानी डिटेल में समझाऊंगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि कैसे कोई फिल्म 67 इयर्स के बाद भी अपनी लेगेसी, ग्रेटनेस और प्योरिटी को बनाए रख सकती है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले, इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ओपनिंग क्रेडिट्स और पहले शॉट के बीच 3 टाइटल पेजेस फिल्म के वक्त में जापान में जियोपॉलिटिकल माहौल को डिस्क्राइब करते हैं। लोकल रूलर्स के बीच सिविल वॉर्स ने देश को तबाह कर दिया है। इसे डिवाइडेड और अक्सर लॉलेस छोड़ दिया जाता है। डाकुओं यानी बैंडिट्स ने गांवों को आतंकित किया, उन्हें जो पसंद आया उसे ले लिया और गांव में रहने वालों को गरीब बना दिया। पहला शॉट लगभग 20 बैंडिट्स की एक गैंग के साथ शुरू होता है जो घोड़े पर बैठकर एक पहाड़ी के पास आ रहे हैं। वो रुकते हैं और किनारे को देखते हैं और कैमरा नीचे घाटी में एक छोटे से गांव को दिखाता है। वो गांव को टेक करने वाले होते हैं, जिसका मतलब है गांव को उखाड़ फेंकना, जितना हो सके उतनी चोरी करना और यंग लड़कियों को किडनैप करना। तभी लीडर्स में से किसी एक ने गैंग को याद दिलाया कि उन्होंने हाल ही में उस गांव से सभी चावल चुरा लिए हैं और चोरी करने के लिए अब वहां कुछ नहीं बचा है। वो सभी अभी के लिए वहां से जाने और जौ की फसल पकने तक गांव में वापस आने के लिए सहमत हो जाते हैं। जैसे ही वो दूर जाते हैं, एक गांव वाला जो पहाड़ी की चोटी के ठीक नीचे ब्रश इकट्ठा कर रहा था, अपना सिर ऊपर करके उन्हें जाते हुए देख लेता है। ऐसा लगता है कि उसने उनकी बातचीत सुन ली हो। वो डरा हुआ है और गांव को चेतावनी देने के लिए पहाड़ी से नीचे उतरता है। अगला शॉट कई या शायद सभी गांव वालों के साथ शुरू होता है जो एक बड़े सर्कुलर क्राउड में सर नीचे करके बैठे हैं। उनके बीच एक औरत रो रही है। रोती हुई औरत उन कठिनाइयों की शिकायत करती है जिनका हाल ही में गांव ने सामना किया है, जिसमें भारी टैक्स, फोर्स्ड लेबर, वॉर, सूखा और अब बैंडिट्स यानी कि डाकू भी शामिल हैं। 2 यंग लड़कियां उसके कपड़ों पर लटकी हुई थी और वो भी रो रही थी। एक आदमी खड़ा होता है और सुझाव देता है कि उन्हें मजिस्ट्रेट को बताना चाहिए कि उन्हें उनकी प्रोटेक्शन करनी होगी, लेकिन बाकी गांव वालों का कहना है कि मजिस्ट्रेट बेकार है। एंड में रिकीची नाम का एक यंग आदमी खड़ा होता है और कहता है कि गांव को बैंडिट्स को मार देना चाहिए। वहीं योहेई नाम के आदमी का कहना है कि वो शायद ऐसा नहीं कर सकता, और एक अलग मैंजो नाम का आदमी रिकीची को बताता है कि वो पागल हो रहा है। रिकीची गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है कि वो हारे हुए समुराई को मार सकते हैं, लेकिन डाकुओं को क्यों नहीं। मंजो का कहना है कि वो इतने सारे डाकुओं को कभी नहीं हरा सकते हैं और इसके बजाय उन्हें बैंडिट्स के आने पर अपनी जौ की फसल उन्हें सौंप देनी चाहिए और डाकुओं से गांव में सरवाइव करने के लिए सफिशिएंट चीजें छोड़ने की भीख मांग लेनी चाहिए। रिकीची गुस्से में आ जाता है। वो बाकी गांव वालों से दूर बैठ जाता है और रोने के लिए अपना सर नीचे कर लेता है। एक और मोसुके नाम का आदमी भीड़ के बीच खड़ा होता है और कहता है कि वो सभी जाएं और गांव के बड़ों से पूछें कि क्या करना है। पूरा गांव खड़ा होता है और गांव के सेंटर से बाहर चलते हुए नदी के उस पार एक मिल वाले घर तक पहुंच जाता है। बड़ों के घर के शॉट्स की एस्टैब्लिशमेंट
पानी से चलने वाले मिल पर जोर देती है। घर के अंदर हमें बूढ़े आदमी गिसाकू का आंखें बंद करके बैठे हुए एक क्लोजअप दिखाया जाता है, जबकि दो गांव वाले उसके पीछे एंटीसिपेशन में बैठे हैं। ऑफ स्क्रीन रिकीची बूढ़े आदमी को वापस लड़ने का अपना आइडिया बताता है और मंजो उससे ओकेजनली इस आइडिया के खिलाफ बहस करता रहता है। एंड में बूढ़ा अपनी आंखें खोलता है और सहमत होता है कि गांव को लड़ना चाहिए। मंजो बूढ़े आदमी के साथ बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गांव से कहता है कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए समुराई को हायर कर लेंगे, और वो ये भी बताता है कि जब वो छोटा था तो उसने एक और खेती करने वाले गांव को ऐसा ही करते हुए देखा था। टेंशन बढ़ती है क्योंकि मंजो अभी भी बूढ़े आदमी के दिमाग को बदलने की कोशिश कर रहा है, ये सवाल करके कि गांव समुराई को पे कैसे करेगा। रिकीची का सुझाव है कि वो अपने बचे हुए चावल से समुराई को पे कर सकते हैं और इसके बजाय खुद वो बाजरा या जौ पर सरवाइव कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी गांव वालों को भूखे समुराई ढूंढने की सलाह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिकीची, योहेई, मोसुके और मंजो समुराई की तलाश में एक बड़े शहर में हैं। वो अपने किसान वाले कपड़े पहने हुए हैं और उन लोगों को सर्वे करते हैं जो शहर के सेंटर से गुजरते हैं, जिनमें से कई समुराई हैं। गुजरते हुए समुराइज और इन चारों लोगों के क्लोजअप्स के बाद रिकीची फ्रेम से बाहर जाता है। शायद वो एक समुराई से बात करने जा रहा है। अचानक चीखों के साउंड ट्रैक से वो इंटरप्ट हो जाता है और एक वाइड शॉट में कई गांव वालों को बिखरते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि एक समुराई रिकीची को जमीन पर फेंक देता है। समुराई रिकीची पर चिल्लाता है कि उसने उसे चैरिटी यानी काम के बदले खाने की पेशकश की, ये पॉइंट आउट करते हुए कि उसका सोशल क्लास किसानों से बहुत ऊपर है। वो रिकीची को बेवकूफ कहता है और गर्व से वहां से चला जाता है। रिकीची रोते हुए तब तक जमीन पर पड़ा रहता है जब तक मोसुके उसके पास नहीं आ जाता और उसके कपड़ों से गंदगी साफ करना शुरू नहीं कर देता। अगले सीन में उस सराय के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसमें चारों गांव वाले बड़े शहर में रुके हुए हैं। वो वहां उग रहे जौ को देखते हैं और ध्यान देते हैं कि ये पहले से ही पक चुका है, और वो कंसर्न हो जाते हैं कि उनके गांव में भी जौ जल्दी ही पक जाएगा। रिकीची उन्हें चिंता ना करने के लिए कहता है, क्योंकि उनका गांव पहाड़ों में है और वहां जौ पकने में ज्यादा वक्त लगेगा। जैसे ही रिकीची वापस अंदर आता है, 3 यंग मैन जो उसी सराय में रह रहे हैं उससे सरकास्टिकली पूछते हैं कि क्या उसे अभी तक कोई सस्ता, मजबूत और बेवकूफ समुराई मिला। उसी रात बाद में चारों गांव वाले शेल्टर में बैठे होते हैं और हारे हुए से दिखते हैं। उन 3 में से 2 आदमी ताश खेल रहे हैं और एक अंधा आदमी कोने में ल्यूट बजाता है। शेल्टर में एक दूसरा आदमी बंद से भरी एक ट्रे के साथ अंदर आता है और ल्यूट प्लेयर को एक टुकड़ा ऑफर करता है। ल्यूट प्लेयर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और ताश खेलने वाले 2 व्यक्ति उसके अंधेपन का मजाक बनाते हैं। खाने वाला आदमी मुड़ता है और उन्हें ऑफर करता है, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देते हैं कि इससे बेहतर है कि वो घोड़े की लीद खा लेंगे, और ये भी कहते हैं कि इसे शेल्टर के एक कोने में सो रहे समुराई को देने की परेशानी भी मत उठाना, क्योंकि जब वो नशे में था तो उन्होंने उसे बहुत पीटा और अब वो बेसुध पड़ा है। एंड में वो इसे 1 कप चावल के बदले किसानों को देता है, जो उसके ऑफर का जवाब नहीं देते, जबकि यंग मैन उससे कहते हैं कि किसान केवल बाजरा खाते हैं। वो आदमी कमरे के दूसरी तरफ चला जाता है और बंस खाने लगता है। योहेई उसे देख रहा होता है। योहेई ने उसे अफसोस जताया कि वो 40 बन खरीद सकते थे अगर उनके पास अभी भी चावल होता जो डाकुओं ने चुरा लिया था, और समुराई उसकी शिकायत का मजाक उड़ाते हैं। योहेई अपने और अपने साथियों से इस हालत के बारे में शिकायत करना जारी रखता है। तभी सोया हुआ समुराई जिसे पीटा गया था वो उठता है और किसानों के पास आ जाता है। ये समुराई उनकी मदद करने की पेशकश करते हुए कहता है कि वो पिछली रात को सिर्फ इसीलिए हार गया था क्योंकि वो भूख से मर रहा था। हालांकि 2 मतलबी समुराई उससे लड़ने की धमकी देते हैं और मदद करने के लिए अपने तीसरे साथी को जगाते हैं, जो उनमें सबसे बड़ा है। कमजोर समुराई लड़ने से बचने के लिए अपने बिस्तर पर वापस झुक जाता है और अंधे ल्यूट प्लेयर पर ल्यूट बंद करने के लिए चिल्लाता है। एक्साइटमेंट के बीच खड़े हुए चारों किसान मायूस होकर वापस बैठ जाते हैं। अगली सुबह मंजो और रिकीची लड़ रहे हैं और योहेई और मोसुके उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मंजो गांव वापस जाना चाहता है,
और बैंडिट्स के साथ सौदा करने की कोशिश करना चाहता है। और रिकीची अभी भी डाकुओं से लड़ना चाहता है, भले ही वो उनकी मदद करने के लिए कोई समुराई ढूंढ पाए या नहीं। रिकीची मंजो से प्रोवोकेटिवली पूछता है कि इस साल दया के बदले गांव को डाकुओं को क्या देना चाहिए, और वो सुझाव देता है कि मंजो को उन्हें अपनी बेटी शीनो दे देनी चाहिए। जब मंजो और रिकीची अपने हाथापाई की गंदगी को धो रहे होते हैं, एक काम्बई नाम का समुराय शहर से बाहर आता है, जिसमें कई शहरवासी उसे फॉलो करते हैं। जब हर कोई अमेजमेंट में देख रहा होता है, काम्बई अपने खंजर को बाहर निकालता है और अपने बालों का जूड़ा काट देता है, जो समुराई के लिए एक इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट स्टेटस सिंबल होता है। तभी कोई उन्हें रेजर थमाता है, तो वो एक मॉन्क को दे देता है और मॉन्क काम्बई का सर मुड़ने लगता है। मसुके एक औरत से पूछता है कि क्या हो रहा है, और वो उसे बताती है कि एक चोर शहर के अंदर एक बाण में छिपा है। वो बाण को देखने जाते हैं और एक और यंग समुराई यानी कात्सुशिरो ओकामोतो उनका पीछा करता है। दो आदमी हथियारों के साथ बाण से कुछ ही दूरी पर खड़े होकर इसे देख रहे हैं। कात्सुशिरो उनसे पूछता है कि कितने चोर हैं, और आदमियों में से एक उसे बताता है कि सिर्फ एक ही है, लेकिन उसने एक छोटे बच्चे को हॉस्टेज की तरह रखा हुआ है, और अगर वो हमला करते हैं तो उसने बच्चे को मारने की धमकी भी दी है। मसुके पूछता है कि वो काम्बई के बारे में क्या जानते हैं, और गार्ड आदमियों में से एक उसे बताता है कि वो उसे नहीं जानते। लेकिन जैसे ही उन्होंने काम्बई से पूछा, वो मदद करने के लिए तैयार हो गया और कहा कि उसे 2 राइस बॉल्स चाहिए और एक मॉन्क के कपड़े चाहिए। काम्बई मॉन्क के कपड़े स्ट्रीम के बगल में रखता है। एक और किकोचियो नाम का समुराई वहां बैठता है और उसे करीब से देखता है। काम्बई राइस बॉल्स लेता है और वापस बाण की ओर चल देता है। जैसे ही वो बाण के करीब आता है, वो सब रुक जाते हैं और उसे अकेले जाने देते हैं। लेकिन किकोचियो भीड़ के बीच अग्रेसिव तरीके से अपना रास्ता बनाता है और भीड़ के सामने बैठने और देखने के लिए पानी की बाल्टी पर लात मारता है। काम्बई बाण के दरवाजे पर जाता है और चोर से कहता है कि वो सिर्फ एक मॉन्क है जो उसके और बच्चे के लिए खाना लाया है, क्योंकि बच्चा बहुत भूखा होगा। चोर उसे धमकाता है कि वो और करीब ना आए, लेकिन काम्बई दरवाजा खोलता है और उसे राइस बॉल्स ऑफर करना जारी रखता है। एंड में चोर उसे राइस बॉल्स को बाण के अंदर फेंकने के लिए कहता है। काम्बई राइस बॉल्स अंदर फेंकता है, एक पल रुकता है और बाण के अंदर कूद जाता है। एक पल के बाद चोर बाण से बाहर निकलता है और लड़खड़ाते हुए लगभग 10 फीट दूर रुकता है। जैसे ही काम्बई बच्चे के साथ बाहर आता है, हॉस्टेज की मां बाण की ओर भागती है और काम्बई चोर की खूनी तलवार को जमीन पर फेंक देता है। चोर जमीन पर गिरता है और मर जाता है। किकोचियो बॉडी को देखने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी लंबी तलवार, जो उसके लिए बहुत ही लंबी है, उससे वो उसे पोक करता है। काम्बई चुपचाप वहां से चला जाता है। किकोचियो बॉडी पर सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है और शहर में रहने वाले उसे ज्वाइन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। काम्बई और मॉन्क वापस कपड़े बदल लेते हैं और कात्सुशिरो उन्हें एडमायरिंगली देखता रहता है, और 4 किसान भी उसे उम्मीद से देखते हैं। काम्बई शहर से दूर अपने शेव्ड हेड को रब करता हुआ कंट्री के रास्ते पर चलता है। 4 किसान उसका पीछा करते हैं और उसके ऑनर और स्किल पर डिस्कशन करते हैं। रिकीची काम्बई के पास पहुंचना शुरू कर देता है। तभी अचानक किकोचियो रिकीची को रास्ते से हटा देता है, और जैसे ही वो काम्बई के पास पहुंचता है, वो खुशी से कूदता है और जश्न में चिल्लाने लगता है। काम्बई उससे पूछता है कि वो क्या चाहता है, और वो एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं जैसे कि वो लड़ने वाले हों। कात्सुशिरो फिर उनके बीच दौड़ता है, काम्बई के आगे बाव करता है और उसका डिसाइपल यानी कि शिष्य बनने की भीख मांगता है। काम्बई उसे बताता है कि वो एक रोनिन है, यानी कि वो मास्टरलेस समुराई है और वो डिसाइपल्स नहीं रखता। वो उसे खड़े होकर चलते हुए साथ में बात करने के लिए कहता है। काम्बई दूर चला जाता है और कात्सुशिरो उसका पीछा करता है। उनके पीछे होता है किकोचियो और उसके पीछे 4 किसान। जैसे ही काम्बई और कात्सुशिरो साथ चलते हैं, काम्बई कात्सुशिरो को बताता है कि वो गलत है। काम्बई का कहना है कात्सुशिरो को उन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए। कात्सुशिरो काम्बई से कहता है कि वो वैसे भी उसे फॉलो करेगा।
रिकीची फिर से काम्बाई की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन फिर से किकोची उसे रास्ते से हटा देता है और खुद काम्बाई के पास दौड़ता है। वो उस पर चिल्लाता है लेकिन कुछ कहता नहीं है और काम्बाई को धमकी देना शुरू कर देता है, जो उससे बार बार पूछता है कि वो क्या चाहता है। कात्सुशिरो दौड़ता है और किकोची को ढीठ होने के लिए डांटता है, लेकिन किकोची उसे कहता है स्टे आउट ऑफ इट। काम्बाई किकोची से पूछता है कि क्या वो समुराई है। ये बात किकोची को नाराज करती है क्योंकि उसे ऑलरेडी समुराई के रूप में पहचाना जाना चाहिए। जब किकोची उसे बताता है कि ऑफ कोर्स वो एक समुराई है, तो काम्बाई सरकास्टिक वे में जवाब देता है कि मुझे हैरानी है और कात्सुशिरो के साथ चला जाता है। एंड में रिकीची अपना मौका देखता है और काम्बाई और कात्सुशिरो को फॉलो करता है। सीन के कटने से ठीक पहले वो उनके सामने दौड़ता हुआ जमीन पर झुक जाता है और काम्बाई से मदद की भीख मांगने लगता है। अगले सीन में काम्बाई और कात्सुशिरो 4 किसानों और मतलबी यंग आदमियों के साथ बार में है और वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि गांव को कैसे बचाया जाए। काम्बाई का कहना है कि प्लान सिर्फ 2 या 3 समुराई के साथ काम नहीं करेगा क्योंकि अभी बहुत सारे बैंडिट्स हैं। काम्बाई किसानों से कुछ सवाल पूछता है और फैसला लेता है कि उसे खुद को मिला के कम से कम 7 समुराइज की जरूरत होगी। रिकीची अपने साथियों से कहता है कि वो 7 को मैनेज कर सकता है, लेकिन मंजो का कहना है कि बूढ़े ने सिर्फ 4 की रिक्वेस्ट की है। काम्बाई इस बातचीत को सुनता है और उन्हें याद दिलाता है कि उसने अभी तक उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन वो सिर्फ इसके बारे में सोच रहा है। वो इतने समुराय को ढूंढने की परेशानी पर डिस्कशन करता है जो बिना पेमेंट के लड़ने के लिए तैयार होंगे। वो कहता है कि वो वैसे भी लड़ते लड़ते थक चुका है और वो कात्सुशिरो के साथ जाने की तैयारी करने लगता है। रिकीची रोता है और सराय वाले मतलबी यंगमैन रिकीची का मजाक उड़ाने लगते हैं। उनके लीडर का कहना है कि एक किसान के कंपैरिजन में कुत्ता पैदा होना ज्यादा बेहतर होगा और वो किसानों से कहता है कि उन्हें खुद को फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन कात्सुशिरो किसानों की प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाता है। वो बुरे समुराय से बहस करता है जो उससे पूछता है कि अगर वो इतनी परवाह करता है तो वो उनकी मदद क्यों नहीं करता। कात्सुशिरो अपनी तलवार उठाता है और 2 छोटे समुराई अपने बड़े साथी के पीछे छिप जाते हैं। एक्चुअल में एक दूसरे से लड़ने से पहले काम्बाई उनको रोक देता है। खराब समुराई का लीडर चावल का एक बोल लेता है और उसे काम्बाई के चेहरे के सामने हिलाता है। उसे बताता है कि किसान खुद तो बाजरे पर भूखे रहने के लिए मजबूर हैं और वो समुराई को सफेद चावल प्रोवाइड करने में सक्षम होने की उम्मीद करते हैं। ऐसा लगता है कि वो काम्बाई को यह दिखाने का इरादा रखता है कि किसान दयनीय है, लेकिन इसके बजाय वो काम्बाई की एक सिंपैथेटिक नर्व पर स्ट्राइक करता है, जो किसानों से कहता है कि उनकी चावल की ऑफरिंग बेकार नहीं जाएगी। अगले सीन में मंजो और मासुके अपने गांव लौटते हैं और बाकी गांव को बताते हैं कि रिकीची और योहेई ज्यादा समुराई इकट्ठा करने के लिए पीछे रह गए हैं ताकि उनके पास कुल मिलाकर 7 समुराई हों। अगले शॉट में मंजो और मासुके बूढ़े आदमी के घर में हैं और उसे बताते हैं कि 7 समुराई आएंगे। बूढ़ा हंसता है और कहता है उसने सोचा था कि उन्हें कम से कम 10 समुराई की जरूरत होगी, लेकिन वो जानता था अगर उसने 10 मांगे तो बात 15 तक पहुंच जाएगी, इसलिए उसने सिर्फ 4 ही मांगे थे। मंजो बूढ़े आदमी को यह बताता है कि उसे चिंता है कि गांव की लड़कियां समुराई की दीवानी हो जाएंगी और अगर समुराई में से कोई एक गांव की लड़की को छूता है तो कियोस हो जाएगा। बूढ़ा उसे बताता है कि जब वो डाकुओं के हमले जैसे खतरे में हैं तो इस तरह की चिंता करना बेवकूफी है। इधर वापस बड़े शहर में रिकीची एक सड़क के बीच में एक नए समुराई से मदद मांगता है, जबकि योहेई और कात्सुशिरो अपने सराय के अंदर से देखते हैं। काम्बाई कात्सुशिरो को अंदर से बुलाता है और उसे दरवाजे के पीछे छिपने के लिए कहता है और यह बताता है कि जब वो रोनिन अंदर एंटर करे तो उस पर एक बड़ी छड़ी से वार करना। कात्सुशिरो हैरान और झिझकता हुआ लगता है, लेकिन काम्बाई उसे एनकरेज करता है और वो दरवाजे के पीछे छिप जाता है, जबकि योहेई कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कमरे के और अंदर छिप जाता है। जैसे ही नया समुराई एंटर करता है, कात्सुशिरो उस पर वार करके छड़ी को नीचे की तरफ घुमाता है, लेकिन वो बिना देखे ही उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है और कात्सुशिरो को कमरे के दूसरी तरफ फेंक देता है। काम्बाई फौरन खड़ा होता है और माफी मांगता है, ये समझाते हुए कि वो उसके स्किल को टेस्ट करना चाहते थे। काम्बाई फिर उसे बैंडिट्स के गैंग के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन जब नए समुराई को पता चलता है
कि वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें खाने के अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा, तो वो कहता है कि उसका एम्बिशन इससे कहीं ज्यादा है और वो वहां से चला जाता है। कात्सुशिरो ने अफसोस जताया कि उन्होंने एक अच्छा तलवारबाज खो दिया और वो चारों सड़क पर समुराई को देखने के लिए सराय के सामने वापस चले गए। इधर जैसे ही मंजो और मासुके बूढ़े आदमी के घर से दूर चले जाते हैं, मंजो रुक जाता है और रास्ते के बीच में बैठ जाता है। वो जोर से मासुके को कहता है कि क्या बाकी 6 समुराई पहले वाले की तरह ही अच्छे होंगे, लेकिन मासुके ने उसे तब तक चिंता करना बंद करने के लिए कहा जब तक समुराई एक्चुअल में आ ना जाएं। बड़े शहर में योहेई, रिकिची, कात्सुशिरो और काम्बेई और ज्यादा समुराई की तलाश में रहते हैं। एंड में काम्बेई रिकिची को समुराई में से एक के पीछे जाने के लिए कहता है और रिकिची उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। उसे नया समुराई गोरोबेई मिलता है। वो बच्चों के एक ग्रुप के साथ बात कर रहा है। वापस शेल्टर में कात्सुशिरो ने काम्बेई से पूछा कि क्या उसे फिर से छड़ी के साथ वही काम करना है, और काम्बेई उससे कहता है बिल्कुल, ये तुम्हारे लिए एक अच्छी ट्रेनिंग होगी। जैसे ही गोरोबेई घर के पास पहुंचता है, वो एंट्रेंस के बाहर पैरों के निशान देखता है और महसूस करता है कि कोई दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। वो रुकता है, हंसता है और अंदर आवाज देता है, श्योरली तुम मजाक कर रहे हो। काम्बेई माफी मांगते हुए उससे मिलने के लिए उठता है। कुछ वक्त बाद गोरोबेई अभी भी सराय के अंदर काम्बेई के प्रोपोजिशन पर सोच विचार कर रहा है। वो एंड में सहमत हो जाता है और काम्बेई को बताता है कि वो काम्बेई के कंपेलिंग कैरेक्टर से सबसे ज्यादा कन्विंस्ड है और वो उसे एक दोस्त कहता है। काम्बेई ने गोरोबेई से पूछा कि उसका नाम क्या है और गोरोबेई ने उससे मजाक में कहा कि ये नाम एक जायंट के लिए ठीक है। हर कोई हंसता है और किसान फिर से होपफुल दिखने लगते हैं। अगले सीन में रिकिची बड़े शहर में शेल्टर के बाहर आग जलाने की तैयारी करता है और चावल धोने के लिए योहेई को अंदर से बुलाता है। जब योहेई कोई जवाब नहीं देता तो रिकिची अंदर जाता है और योहेई को चावल के जार के बगल में बैठा हुआ देखता है। योहेई ने रिकिची को बताया कि किसी ने चावल चुरा लिया है और रिकिची गुस्सा हो जाता है। वो योहेई को चावल की प्रोटेक्शन ना कर पाने के लिए बेवकूफ कहता है और उसे मारता है। योहेई रोता है और कहता है कि वो बहुत सावधान था, यहाँ तक कि पूरी रात वो चावल के जार को अपनी बाहों में रखकर सोया था। रिकिची का कहना है कि उन्हें और ज्यादा चावल लाने के लिए अपने गांव वापस जाना होगा और वो जाने के लिए तैयारी करता है, लेकिन योहेई पूछता है कि वो उसके लौटने का इंतजार करते समय क्या करेंगे, जिससे रिकिची को एहसास होता है कि वो उसकी गैर मौजूदगी में उन समुराई को खिलाने में असमर्थ होंगे जिन्हें उन्होंने हायर किया है। योहेई चावल के बचे हुए हिस्से को फर्श से उठाना शुरू करता है जब कोई उसके सामने कई सिक्के नीचे जमीन पर फेंक देता है। योहेई और रिकिची अपने ऊपर कात्सुशिरो को खड़ा पाते हैं। जब योहेई और रिकिची हैरानी से उसकी ओर देखते हैं तो कात्सुशिरो मुड़ जाता है। वो जब उनकी तरफ मुड़ता है तो योहेई को बाव करके शुक्रिया अदा करते हुए देखता है और कहता है ये सब छोड़ो और ये पैसा छिपा लो क्योंकि काम्बेई जल्द ही वापस आ रहा है। काम्बेई मुस्कुराते हुए शेल्टर में एंटर करता है। उसके पीछे एक नया समुराई शिचिरोजी होता है। काम्बेई उसे बताता है कि उसे लगा कि वो मर गया है और वो चर्चा करते हैं कि कैसे शिचिरोजी उस आखिरी लड़ाई से बच निकलने में कामयाब रहा जो उन्होंने कभी साथ में लड़ी थी। काम्बेई कोने में बैठे किसानों को घबराहट में देखता है और शिचिरोजी को बताता है कि आगे एक कठिन लड़ाई है। एंड में ना तो इनाम है ना ही रैंक, और शिचिरोजी बिना किसी और डिस्क्रिप्शन के फौरन मदद करने के लिए मान जाता है। काम्बेई उसे बताता है ये वो लड़ाई हो सकती है जो आखिरकार उन्हें मार भी सकती है, लेकिन शिचिरोजी सिर्फ उस पर मुस्कुराता है। शहर के दूसरे हिस्से में गोरोबेई भी किसी समुराई की तलाश में है जिसे वो अपनी टीम में शामिल कर सके। वो एक मार्केट स्टैंड पर रुकता है और वहां काम करने वाले आदमी से बात करते हुए कहता है कि जब उसे उनकी जरूरत होती है तो उन्हें अच्छा समुराई नहीं मिलता। वो आदमी उसे बताता है कि उसके बैकयार्ड में एक आदमी खाने के लिए लकड़ी काट रहा है, जिसे किसी भी लिहाज से समुराई कहना ठीक नहीं है। गोरोबेई घर के पिछले हिस्से में जाता है और समुराई हिहाची याशिदा को बड़े जोश के साथ लकड़ी काटते हुए पाता है। गोरोबेई देखने के लिए बैठता है। हिहाची उसे शक की नजर से देखता है और अपनी तलवार को दूसरी तरफ गोरोबेई से दूर ले जाता है।
जब वो एक लकड़ी का टुकड़ा काटने की तैयारी कर रहा होता है, वो गोरोबेई से पूछता है कि वो उसे क्यों देख रहा है। गोरोबेई उसे बताता है कि वो बड़ी खुशी के साथ लकड़ी काटता है। हेहाची माफी मांगता है अगर उसने गोरोबेई को किसी भी तरह से नाराज किया हो, और गोरोबेई ने उसे अश्योर किया कि उसे उसका लकड़ी काटने का तरीका पसंद आया। हेहाची उसे बताता है कि जिस तरह से वो आदमियों को काटता है उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। जैसे ही वो लकड़ी के दूसरे टुकड़े पर पहुंचना शुरू करता है, गोरोबेई पूछता है कि क्या वो 30 डाकुओं को काटना चाहता है। हेहाची इतना चौंक जाता है कि वो पूरी तरह से लकड़ी के ब्लॉक को मिस कर देता है और अमेजमेंट से गोरोबेई को देखने के लिए मुड़ता है। काम्बई और कात्सुशिरो एक खेत में कुछ देख रहे लोगों की भीड़ के पास पहुंचते हैं और भीड़ में शामिल होकर दो समुराई को एक दूसरे से लड़ने के लिए बैम्बू स्टिक्स तैयार करते हुए पाते हैं। एक काफी बड़ा है, मजबूत दिखने वाला है, और दूसरा उसके कंपैरिजन में ज्यादा अग्रेसिव है। वो कई कदम दूर खड़े होते हैं और लड़ाई शुरू करते हैं, जिसमें वो ज्यादातर एक दूसरे का जायजा लेते हुए नजर आते हैं और अपनी तलवार की स्थिति को बदलते हैं कि वो कैसे लड़ेंगे। हम देखते हैं कि छोटा समुराई जिसका नाम क्यूजो है, वो अपनी चाल के बारे में बहुत ज्यादा मेजर्ड और श्योर है, जबकि बड़ा समुराई डराने के लिए अपने साइज का इस्तेमाल करने पर ज्यादा ध्यान देता है। हम ये भी देखते हैं कि काम्बई लड़ाई की शुरुआत से क्यूजो पर ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन कात्सुशिरो इस बात पर श्योर नहीं है कि बेहतर तलवारबाज कौन है, और शायद अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से वो बड़े पर ज्यादा ध्यान देता है। एक पल में हम देखते हैं कि काम्बई क्यूजो को इंटेंसिटी से देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, जबकि कात्सुशिरो बड़े को देखता रहता है। कात्सुशिरो ने काम्बई की निगाहों को नोटिस किया और वो कंफ्यूज दिख रहा है। वो क्यूजो पर फिर से ध्यान देने की कोशिश करता है कि उसमें ऐसा क्या है जो काम्बई उसे देख रहा है। एंड में बड़ा समुराई क्यूजो को चार्ज करता है और एक स्पीड में क्यूजो अपनी स्टिक घुमाता है और कंधे और गर्दन के बीच बड़े समुराई को हिट करता है। बड़ा वाला भी अपनी स्टिक को क्यूजो पर उसी जगह पर रखता है, लेकिन 1 या 2 सेकंड बाद बड़ा वाला इसे ड्रॉ कहता है, लेकिन क्यूजो कहता है कि वो जीत गया, और अगर ये बैम्बू स्टिक स्टील की तलवारें होती तो बड़ा वाला अभी मर चुका होता। बड़ा समुराई गुस्से में आ जाता है और उसे अपनी तलवारों से लड़ने के लिए चुनौती देता है, लेकिन क्यूजो उसे कहता है कि वो अपनी जान जोखिम में ना डाले क्योंकि वो श्योरली हार जाएगा। बड़ा वाला लड़ने पर जोर देता है। जैसे ही वो तलवारों के साथ अपना स्टैंड ऑफ शुरू करते हैं, काम्बई कात्सुशिरो से कहता है कि कोई कंपटीशन नहीं है, लड़ाई उसी तरह से शुरू होती है जैसे लाठी के साथ पहली लड़ाई हुई थी, जिससे रिजल्ट ये निकलता है कि क्यूजो के एक ही मैन्यूवर के बाद बड़े समुराई की मौत हो जाती है। भीड़ हाँफती है और पीछे हट जाती है और कात्सुशिरो डरा हुआ नजर आता है। काम्बई और कात्सुशिरो शहर के सेंटर में गोरोबेई से मिलते हैं और गोरोबेई से पूछते हैं कि क्या उन्हें शामिल होने के लिए कोई समुराई मिला। काम्बई गोरोबेई को बताता है कि उन्होंने एक अच्छे तलवारबाज को दूर जाने दिया, और गोरोबेई ने जवाब दिया कि जो दूर जाते हैं वो हमेशा बेहतर लगते हैं, लेकिन काम्बई ने उसे अश्योरेंस दी कि वो अब तक देखे गए सबसे अच्छे समुराई में से एक था। वो गोरोबेई को बताता है कि उसने उस महान तलवारबाज को बता दिया था कि वो कहाँ रह रहे हैं अगर वो उनके साथ शामिल होने का फैसला लेता है तो। गोरोबेई काम्बई को बताता है कि वो उनके साथ जुड़ने के लिए एक समुराई ढूंढने में कामयाब रहा है, और वो एक ऑर्डिनरी तलवारबाज है लेकिन एक महान आत्मा है। वो उसे बताता है कि नया समुराई हेहाची ईमानदार और एंटरटेनिंग है और कठिन वक्त में वो एक खजाने की तरह होगा। ये बात काम्बई को खुश कर देती है। काम्बई को तब याद आता है कि उन्हें एक समुराई मिला था, और वो गोरोबेई को बताता है कि समुराई ने यानी कि शिचिरोजी ने पैडलर जैसे कपड़े पहने थे। वो उनका एक पुराना भरोसेमंद दोस्त था और वो उनके साथ जुड़ने के लिए सहमत हो गया है। जब वो एंटर करते हैं, हेहाची ने खुद को काम्बई से ये कहते हुए इंट्रोडक्शन दिया कि वो वुड चॉप स्कूल का स्टूडेंट है। काम्बई सिर हिलाता है, उसे मजाक समझ में नहीं आता, जबकि गोरोबेई फूट फूट के हंसता है। बाद में उस रात कात्सुशिरो को छोड़कर 4 समुराई एक साथ आग के चारों ओर बैठे होते हैं, और काम्बई कहता है कि उन्हें 3 और समुराई की जरूरत होगी। गोरोबेई ये सोचकर कि कात्सुशिरो उनके साथ लड़ेगा, काम्बई से पूछता है कि क्या उनका मतलब है कि उन्हें सिर्फ 2 और चाहिए।
लेकिन काम्बाई कात्सुशिरो का जिक्र करते हुए कहता है कि वो एक बच्चा है और वो उसे खुद से जुड़ने नहीं देंगे। कात्सुशिरो ये सुनता है और उनसे ज्वाइन करने की परमिशन देने के लिए कहता है, लेकिन काम्बाई उसे बताता है कि उसे इंतजार करने और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो कात्सुशिरो को लंबे वक्त तक जिंदा रहने के लिए लड़ाई में पहले ट्रेनिंग लेने के लिए कहता है। तभी वो अपनी बात का ट्रैक खो देता है और कात्सुशिरो को बताता है कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके बाल कब सफ़ेद हो जाएंगे। उसका परिवार उसे छोड़कर चला जाएगा और वो दुनिया में अकेला रह जाएगा। ये कहते हुए काम्बाई अपने सर को रब करता है और आग की ओर देखने लगता है। बाकी समुराई ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं और दुख के साथ आग की तरफ देखने लगते हैं। काम्बाई कात्सुशिरो को बताता है कि उसे कल घर जाना होगा और कात्सुशिरो परेशान होकर भाग जाता है। रिकिची काम्बाई के पास जाता है और उससे विनती करता है कि कात्सुशिरो को उनके साथ आने दे और दूसरे समुराई इससे सहमत हैं। हेहाची का कहना है कि यंग समुराई पुराने समुराई के तुलना में ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब आप उन्हें अडल्ट्स के रूप में देखते हैं। वो सभी हंसते हैं और उसके साथ एक अडल्ट की तरह बर्ताव करने के लिए सहमत होते हैं। फिर काम्बाई को उम्मीद से देखते हैं, लेकिन काम्बाई सिर्फ अपना सिर रब करता है और हिचकिचाता रहता है। गोरोबेई का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ 2 समुराई और चाहिए और हेहाची ने उसे सही करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ एक और की जरूरत है और कैमरे के पीछे की ओर इशारा करता है जहां क्यूजो खड़ा है। काम्बाई खड़ा होता है और पूछता है क्या क्यूजो उनके साथ शामिल होने के लिए सहमत हो गया है। वो हाँ में सर हिलाता है। काम्बाई का कहना है कि वो अगले दिन निकल जाएंगे और जब हेहाची सरप्राइज हो जाता है तो काम्बाई बताता है कि उन्हें इन्हीं 6 के साथ काम करना होगा क्योंकि अब दूसरे को ढूंढने का उनके पास वक्त नहीं है। कात्सुशिरो एक्साइटमेंट से काम्बाई की ओर दौड़ता है, ये महसूस करते हुए कि उसे उन 6 समुराई में शामिल कर लिया गया है, पर काम्बाई उसे शांत होने के लिए कहता है। ठीक उसी समय सराय में रहने वाले आदमियों में से एक अंदर भागता हुआ आता है और काम्बाई को बताता है कि उसे एक और समुराई मिला है जो बहुत नशे में है, लेकिन जो काम्बाई से उनके साथ जुड़ने के बारे में बात करना चाहता है और वो अपने रास्ते पर है। कात्सुशिरो ने काम्बाई से पूछा कि क्या उसे न्यू कमर का टेस्ट करने के लिए फिर से एक छड़ी के साथ दरवाजे के पीछे छिप जाना चाहिए, और काम्बाई हाँ में सर हिलाता है। सराय का आदमी ये कहते हुए विरोध करता है कि नया समुराई बहुत नशे में है, लेकिन काम्बाई जवाब देता है कि एक सच्चा समुराई कभी भी अपने सेंसेस को सुस्त करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं पीता है। जैसे ही समुराई कोने में आता है हम देखते हैं कि ये तो किकोचियो है, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। कात्सुशिरो ने उसे छड़ी से सिर पर मारा और किकोचियो अपने घुटनों पर गिर गया। वो पूछता है कि किसने उसे मारा और सभी समुराई हंसते हैं कात्सुशिरो को छोड़कर, जो परेशान सा लगता है। किकोचियो ब्रीफली कात्सुशिरो का पीछा करता है, लेकिन बार बार ठोकर खाता है क्योंकि वो बहुत नशे में है, और जब वो काम्बाई को पहचानता है तो वो रुक जाता है। वो परेशान है कि काम्बाई ने उससे ये सवाल किया था कि वो एक सच्चा समुराई था। वो एक स्क्रोल निकालता है और उससे ये दावा करता है कि ये उसका फैमिली ट्री है। वो इसे काम्बाई को दिखाता है, लेकिन काम्बाई बताता है कि स्क्रोल के मुताबिक तो किकोचियो 13 साल का है, और सभी समुराई उस पर हंसते हैं। किकोचियो समुराई को श्राप देता है, अपनी तलवार के पास पहुंचता है, लेकिन क्यूजो इससे पहले ही उसे उठा लेता है और उसे कात्सुशिरो को सौंप देता है, जो इसके साथ शेल्टर में और अंदर चला जाता है। किकोचियो नशे में उसका पीछा करता है और हेहाची किकोचियो को ताना मारते हुए और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए हंगामे में शामिल हो जाता है। किकोचियो अपो घास में गिर जाता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह समुराई जाने की तैयारी करते हैं। किकोचियो उनसे विनती करता है कि उन्हें वो अपने साथ शामिल होने दें, लेकिन वो हंसते हैं और उसे इग्नोर करते हैं। हेहाची उसे छोड़कर जाने पर पूर्वजों के स्क्रोल को फेंक देता है और उसे कहता है अपने खजाने का ख्याल रखना। किसान चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ 6 समुराई को शहर से बाहर ले जाते हैं। इधर गांव में एक यंग लेडी बेसिन में अपने बाल धो रही है। अचानक वो मुड़ती है और सीधे कैमरे में देखती है। ऐसा लगता है कि उसने सामने वाले को पहचान लिया है। हमें पता चलता है कि ये तो मंजो है। वो उससे पूछती है कि वो क्या चाहता है और उसे फादर कहती है। मंजो का हाथ उसके किमोनो में छुपा होता है और वो बिना कोई जवाब दिए बस उसे देखता रहता है। वो खड़ी होती है और घबराकर उससे पूछती है कि वो क्या देख रहा है
और वो एक रेजर को रिवील करने के लिए अपना छिपा हुआ हाथ बाहर निकालता है। वो उसे उसके बाल काटने के लिए और एक आदमी की तरह कपड़े पहनने के लिए कहता है। दरअसल वो परेशान है ये सोचकर कि समुराई उसके साथ क्या सलूक करेंगे। वो मना कर देती है और उससे दूर भाग जाती है, लेकिन वो गांव के बाहर और आसपास उसका पीछा करता है। एंड में वो लड़खड़ाती है और गिर जाती है। वो घसीटते हुए उसे वापस घर लाता है। कई दूसरे गांव वाले ये सब देखते हैं। अगले सीन में कई गांव वाले मासूके के पीछे आते हैं, जो उन्हें बताता है कि मंजो एक बेवकूफ आदमी है। उनमें से एक ने जवाब दिया कि मंजो समुराई और उनके तरीके जानता है और उसकी बेटी के लिए डरने का कोई अच्छा रीजन होना चाहिए। गांव वाला मासूके से पूछता है कि क्या वो मंजो की बेटी को उसके लिए गांव से कुछ दूर अपने घर में छिपाएगा। मासूके का कहना है कि मंजो को गांव की परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी बेटी की परवाह है। वो मंजो के घर की ओर भागता है। गांव वाले उसका पीछा करते हैं। जब मासूके एंटर करता है तो वो देखता है कि मंजो शांति से बैठा है और शीनो अपने बालों को छोटा करके फर्श पर रो रही है। मासूके मंजो को बताता है कि उसने शीनो के साथ ऐसा करके पूरे गांव को पागल कर दिया है। मासूके घर की खिड़कियों से देख रहे गांव वालों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से नहीं हिलते। 6 समुराई 2 किसानों को उनके गांव की ओर एक कंट्री रोड पर उन्हें फॉलो करते हैं। किकोचियो थोड़ा पीछे से उन्हें फॉलो कर रहा है। ग्रुप रुककर उसे देखता है और हिहाची उसे डराने के लिए एक कंकड़ उसकी तरफ फेंकने की धमकी देकर उसे डराने की कोशिश करता है और किकोचियो उनका पीछा करना कंटिन्यू रखता है। बाद में ग्रुप एक झरने के ऊपर कुछ चट्टानों पर आराम करता है और खाना खाता है। उनमें से कुछ नीचे किकोचियो को देखते हैं, जो अपने अंडरवेयर को उतार देता है और मछली पकड़ने की कोशिश करने के लिए पानी में उतर जाता है। वो सभी ये देखने में इंटरेस्टेड हैं कि क्या उसे कोई सक्सेस मिलती है, और पूरा ग्रुप देखता है कि वो धीरे धीरे पानी में खो जाता है और फिर अचानक एक छोटी मछली के साथ बाहर आता है। वो सेलिब्रेट करता है, फिर उसे आग में भूनना शुरू कर देता है। बाद में ग्रुप जंगल से गुजर रहा होता है। हिहाची किकोचियो को देखने के लिए पीछे घूमता है। गोरोबे पूछता है कि क्या हिहाची का यह सोचना है कि किकोचियो ने हार मान ली है। इधर हिहाची का यह सोचना है कि किकोचियो के चले जाने से अब वो थोड़ा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वो सभी हंसते हैं और चलते रहते हैं और किकोचियो अचानक उनके सामने जंगल से बाहर कूद पड़ता है। वो इशारों में कहता है इस तरफ और आगे बढ़ता है। वो सभी हंसते हैं और उसके पीछे चलते रहते हैं। ग्रुप पहाड़ियों से एक गांव के पास पहुंचता है और रिकीची एक्साइटमेंट से गांव की ओर इशारा करता है। रिकीची पहाड़ी से गांव को बुलाता है और हम सभी गांव वालों को नीचे अपने घरों में भागते हुए और छिपते हुए देख सकते हैं। ग्रुप जल्दी ही गांव में एंटर करता है, लेकिन सड़कें सुनसान हैं और कोई जवाब नहीं देता। वो चिल्लाता है कि समुराई आ गए हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। वो फिर से गांव वालों पर चिल्लाता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू। किकोचियो हंसने लगता है। हिहाची मजाक करता है कि उनका शानदार स्वागत हो रहा है और काम्बाई रिकीची से पूछता है कि यह हो क्या रहा है। रिकीची खाली गांव पर चिल्लाना कंटिन्यू रखता है और मासूके को पास आता हुआ देखता है। वो कुछ बात करते हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते और रिकीची समुराई के पास वापस दौड़ता है और उन्हें बताता है कि उन्हें बूढ़े आदमी से बात करनी होगी, और वो सभी बूढ़े आदमी के घर चले जाते हैं। इधर मिल हाउस में बूढ़ा बताता है कि गांव वाले समुराई से डरते हैं और गांव की ओर से अपने इर्रेशनल डर के लिए वो माफी मांगता है। कामबाई बूढ़े आदमी से पूछता है कि गांव वाले उनसे डरते क्यों हैं, और बूढ़ा आदमी अपना सर हिलाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे कि वह रोने ही वाला है। तभी अचानक कोई शहर के सेंटर में अलार्म बजाना शुरू कर देता है। बूढ़े आदमी के घर में हर कोई घबरा जाता है और बाहर जाने के लिए उठ जाता है। गांव के सेंटर से हम देखते हैं कि सभी गांव वाले इवेंचुअली अपने घरों से बाहर निकलते हैं ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। वो घबराते हुए गांव के बीचों बीच जमा हो जाते हैं। किकोचियो को छोड़कर 6 समुराई जो बूढ़े आदमी के घर में थे वो गांव के बीचों बीच दौड़ते हैं और गांव वालों द्वारा उनका झुंड बनाया जाता है। वो गांव के सेंटर में एक स्टेज के लिए अपना रास्ता बनाते हैं और काम्बाई ये जानना चाहता है कि बैंडिट्स कहां से आ रहे हैं। जब कोई जवाब नहीं देता तो वो पूछता है कि अलार्म किसने बजाया। किकोचियो हंसते हुए बाहर आता है और अलार्म बजाते हुए कहता है ये उसने बजाया है।
वो भीड़ के पास जाता है, उन पर हंसता है और अलार्म बजाते हुए चेहरे बनाता है। वो बताता है कि जब वो पहुंचे तो उन्होंने समुराई को ग्रीट करने से इनकार कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अलार्म सुना वो समुराई को बुलाते हुए और मदद के लिए भीख मांगते हुए बाहर आ गए। बूढ़ा आदमी भीड़ में से निकलता है। किकोची उससे पूछता है कि क्या कोई तकलीफ है, और बूढ़ा उसे बताता है कि सब ठीक है। हिहाची मजाक करते हुए कहता है कि चलो किकोचियो, किसी चीज में तो अच्छा निकला। उस रात रिकिची समुराई के सोने के लिए अपना घर तैयार करता है। वो उससे पूछते हैं कि अगर वो उसके घर में रहेंगे तो वो खुद कहाँ रहेगा। वो कहता है कि वो बान में सो जाएगा। वो उन्हें बताता है कि वहां कोई घोड़ा नहीं है क्योंकि पिछले साल डाकुओं ने उसका घोड़ा चुरा लिया था। किकोचियो दीवार से एक औरत का किमोनो लेता है और मजाक करता है कि वाइफ के साथ घूमने के लिए ये बाण इतना बुरा नहीं है। रिकिची गुस्सा हो जाता है और ये कहते हुए उससे किमोनो छीन लेता है कि उसकी कोई पत्नी नहीं है। किकोची उससे पूछता है कि दिक्कत क्या है, लेकिन रिकिची उसे अनदेखा करता है, रोता है और चुपचाप अपना काम जारी रखता है। सुबह काम्बई, कात्सुशिरो और गोरोबेई गांव के नक्शे को देखते हैं और डिफेंस का प्लान बनाना शुरू करते हैं। गोरोबेई का कहना है कि अगर वो हमला करेंगे तो वेस्टर्न साइड से करेंगे, और ग्रुप वेस्ट से गांव में एंटर करने वाली सड़क पर चला जाता है। वहां काम्बई कहता है कि शिचिरोजी पहले से जानते हैं कि क्या करना है और उस सड़क पर उनके लिए एक दीवार बनाई जाएगी। जब तीनों जा रहे होते हैं हम देखते हैं कि शिचिरोजी सड़क के दूसरी तरफ से एंटर करता है और कई गांव वाले दीवार बनाने के लिए और ज्यादा लॉग्स लेकर आते हैं। ऐसा लगता है कि शिचिरोजी भी उन आदमियों को तैयार कर रहा है जो आगे की लड़ाई में उसकी मदद करेंगे। वो उन्हें सलाह देता है कि ये लड़ाई सिर्फ दौड़ने के लिए होती है और जब आप दौड़ने में सक्षम नहीं होते हैं तो आप मर जाते हैं। काम्बई, कात्सुशिरो और गोरोबेई अगले गांव के सदन हिस्से में जाते हैं, जहां काम्बई का कहना है कि जब जौ की कटाई की जाएगी तो वो खेतों में पानी भर देंगे ताकि बैंडिट्स को घोड़ों पर एंटर करने से रोका जा सके। गोरोबेई को हैरानी होती है कि क्या उनके पास इनफ टाइम होगा। उनमें से 3 गांव के सेंटर के पास से चलते हैं, क्यूजो के पास से गुजरते हुए, जो गांव वालों के एक ग्रुप को नुकीले बांस के भाले से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है। कात्सुशिरो उसे एडमिरेशन से देखने के लिए रुक जाता है। वो गांव के ईस्टर्न किनारे पर नदी की ओर चलते हैं और काम्बे कहता है कि अगर वो वहां के छोटे से ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उस डायरेक्शन से बैंडिट्स हमला नहीं कर पाएंगे। गोरोबेई गांव के बाहर स्ट्रीम के किनारे के घरों के बारे में पूछता है और काम्बई जवाब देता है कि उन गांव वालों को अपने घरों को खाली करना होगा। कात्सुशिरो बताता है कि मिल के उस तरफ जहां बूढ़ा रहता है वो भी खाली होगा, और गोरोबेई मजाक में कहता है कि बूढ़ा अपनी चक्की को चुपचाप नहीं छोड़ेगा। गांव में वो फिर से हिहाची के पास से गुजर रहे हैं। वो भी गांव वालों के एक ग्रुप को ट्रेन करता है। वो उन्हें सलाह देता है कि उन्हें साहसी होने की जरूरत है और दुश्मन भी ऐसे लोगों से डरते हैं। डिफेंस का प्लान बनाने वाले तीनों गांव के नॉर्थ की साइड जा रहे हैं और वो किकोचियो के पास से गुजरते हैं। वो भी गांव वालों के अपने एक ग्रुप को ट्रेन कर रहा है। वो ज्यादा डरने की वजह से उनका और योहेई का मजाक उड़ाता है, जिससे उन्हें देखने वाले बच्चों का ग्रुप हंसने लगता है। वो बच्चों से मजाक करता है कि उन्हें शो देखने के लिए पैसे देने चाहिए। फिर वो देखता है कि योहेई के पास एक भाला है और वो गुस्सा है। वो गांव वालों को बताता है कि वो जानता है कि उन्होंने हारे हुए योद्धाओं से ये हथियार चुराए होंगे और उन्हें ये बताने की परमिशन दी कि बाकी हथियार कहां हैं। गांव के नॉर्थ में काम्बई, कात्सुशिरो और गोरोबेई डिफेंस प्लान बना रहे हैं। काम्बई कमेंट करता है कि गांव के नॉर्थ में ग्रोव पीसफुल तो है, लेकिन ये मौत का जाल भी हो सकता है। जैसे ही वो चलते हैं कात्सुशिरो फूलों को तोड़ने या सूंघने के लिए बार बार वहां भटकता है। काम्बई ने गोरोबेई से मजाक किया कि कात्सुशिरो अभी भी एक बच्चा है, और जब वो चलते जाते हैं कात्सुशिरो उनसे अलग हो जाता है। वो जंगल में एक छोटे से रिज पर चलता है और वहां उसे बहुत सारे फूल नजर आते हैं, जहां वो लेट जाता है और आसमान की तरफ देखता है। वो स्ट्रीम के पार एक शोर सुनता है और तीनों लड़कों जैसे कपड़े पहने हुए फूलों का गुलदस्ता लेकर पेड़ों से बाहर आती है। कात्सुशिरो उससे पूछता है कि क्या वो इसी गांव से है। वो हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन जब वो पूछता है कि क्या वो एक लड़की है तो वो घबराकर अपना सिर हिला के मना कर देती है। वो पूछता है कि क्या वो एक लड़का है
और फिर वो हाँ में सर हिलाती है। वो फिर से सवाल करता है कि वो गांव में ट्रेनिंग क्यों नहीं ले रही है। वो उसे ट्रेनिंग के बजाय फूल चुनने के लिए डांटता है और ये महसूस करता है कि उसने खुद भी अभी तक वो फूल पकड़े हुए हैं जो उसने तोड़े थे। वो उन्हें नीचे गिरा देता है और फिर वो उसे पास आने के लिए कहता है ताकि वो उसे सजा दे सके। वो वहां से नहीं हिलती, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। वो जंगल से भाग जाती है, लेकिन इवेंचुअली वो ठोकर खाकर गिरती है और कात्सुशिरो उसे पकड़ लेता है और उसके साथ रेसलिंग करने लगता है। हालांकि जब वो झगड़ते हैं तो वो 1 सेकंड के लिए उसकी शर्ट खोलता है और उसे रियलाइज हो जाता है कि ये एक औरत है। वो पीछे हट जाता है, वो डरा हुआ दिखता है और शीनो रेंगते हुए दूर हो जाती है और अपने कपड़े एडजस्ट करती है। वो एम्बैरेसिंग एक्सप्रेशन से एक दूसरे की तरफ ना देखते हुए चुपचाप अलग बैठे रहते हैं। रिकीची के घर में काम्बई कात्सुशिरो और किकोचियो को छोड़कर बाकी समुराई के साथ प्लान बनाना जारी रखता है। घर के बाहर किकोचियो कवच पहने और मंजो और योहेई को अपने साथ हथियार लेकर चलने के लिए मजबूर कर रहा है। उन्हें गांव वालों का एक बड़ा ग्रुप फॉलो करता है। किकोचियो घर में एंटर करता है और गर्व से काम्बई और बाकी समुराई को कवच और हथियार दिखाता है, जो फौरन सस्पिशियस और गुस्सा हो जाते हैं। किकोचियो बताता है कि हारे हुए वॉरियर से ये कवच और हथियार लूट लिए गए थे, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि ये दूसरे समुराई को कैसे परेशान कर सकता है। अचानक शिचिरोजी खड़ा हो जाता है और किकोचियो पर चिल्लाता है, उसे कमीना कहता है और कहता है कि किसानों ने हथियार पाने के लिए समुराई को मार डाला। जब किकोचियो कहता है कि वो ये बात जानता है तो शिचिरोजी ज्यादा गुस्सा होता है। वो किकोचियो का गला पकड़ लेता है और उसे झंझोड़ना शुरू कर देता है। काम्बई शिचिरोजी को रोकने के लिए चिल्लाता है और बताता है कि एक समुराई तब तक इस बात की गंभीरता नहीं समझ सकता जब तक उसे खुद शिकार नहीं किया गया हो। शिचिरोजी खड़ा होता है और लूटे गए भाले में से एक को पकड़ लेता है और उसे मंजो की तरफ फेंक देता है, जो इससे बचता है और भाला दरवाजे से बाहर चला जाता है। बाहर ये लगभग रिकीची को हिट करने ही वाला होता है क्योंकि वो अपने घर में एंटर कर रहा है। वो मुड़ता है और उन गांव वालों की भीड़ को तितर बितर करता है जो अभी भी घर के बाहर इकट्ठा हैं और अंदर की बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं। घर के अंदर योहेई और मंजो घबराए और शर्मिंदा दिख रहे हैं। किकोचियो उदास है और अभी भी लूटा हुआ कवच पहने हुए है और बाकी समुराई निराश, गुस्सा और गहरे विचार में उसके पीछे चुपचाप बैठे हैं। हिहाची बुदबुदाता है, अब वो सभी गांव वालों को मारना चाहता है। एक पल के बाद किकोचियो उछलता है, हंसता है और हिहाची के जवाब में पूरे ग्रुप को एड्रेस करता है। वो सरकास्टिकली उनसे पूछता है कि वो क्या सोचते थे कि किसान कैसे होंगे। क्या उन्हें लगता था कि किसान भगवान बुद्ध जैसे होंगे या ऐसा ही कुछ और। वो कहता है कि किसान इस प्लेनेट पर सबसे चालाक लोग हैं क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं और उनके पास हमेशा कहीं ना कहीं ज्यादा खाना छिपा होता है। वो वॉर के बाद हारने वाली साइड का शिकार करते हैं और उन्हें कंजूस, नेवला, क्राई बेबी और हत्यारा कहते हैं। फिर वो रुकता है और उनसे पूछता है कि क्या लगता है किसानों को ऐसा किसने बनाया। वो इसके लिए समुराइज को कोसता है और कहता है कि वॉर के समय वो किसानों के गांव जला देते हैं, उनके खेतों को रौंद देते हैं, उनका खाना चुरा लेते हैं, उनसे गुलामों की तरह बर्ताव करते हैं, उनकी औरतों का रेप करते हैं और जो भी इस चीज का विरोध करता है वो उसे मार डालते हैं। वो रोते हुए फर्श पर गिर जाता है और काम्बई उसे सिंपैथेटिकली देखता है, जबकि बाकी समुराई दुखी और अपोलोजेटिक दिखते हैं। वो उससे नजरें नहीं मिला पाते। काम्बई की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो किकोचियो से पूछता है कि क्या तुम किसान के घर में पैदा हुए थे। किकोचियो खड़ा होकर दरवाजे से बाहर भाग जाता है। वो उस भाले को उठाता है जिसे शिचिरोजी ने फेंक दिया था और घर में आदमी और रिकीची को पीछे छोड़ देता है। जब बूढ़ा आदमी काम्बई से पूछता है कि क्या हुआ तो काम्बई अपना सिर रब करता है, मुस्कुराता है और बूढ़े आदमी से कहता है कि सब कुछ ठीक है। जंगल से वापस अपने रास्ते पर कात्सुशिरो शहर के सेंटर में किकोचियो के पास आता है। किकोचियो अभी भी रो रहा है और गुस्से में है और जब वो कात्सुशिरो को मुस्कुराते हुए देखता है तो वो उसे डराने के लिए अपना भाला हिलाता है। वो खड़ा होता है और दूर जाने लगता है। बच्चों का एक बड़ा ग्रुप उसे फॉलो करता हुआ आता है। बाद में किकोचियो रिकीची के बार में जाता है जहां रिकीची सोने की तैयारी कर रहा है
और वो उसे बताता है कि उसने बार्न में सोने का फैसला किया है। रिकीची वहां से जाने के लिए खड़ा होता है किकुचियो को बार्न में सोने देने के लिए, और किकुचियो खुद के लिए स्टैंड ना ले पाने की वजह से रिकीची को डांटता है। वो उसे उसके साथ बार्न में रहने और सोने के लिए कहता है और वो दोनों घास में लेट जाते हैं। किकुचियो कहता है कि बार्न से पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अगले दिन सभी समुराई रिकीची के घर में बैठते हैं ताकि बाहर हो रही तेज बारिश से बचा जा सके। गोरोबेई ने नोट किया कि पहाड़ों में कितनी शांति है और किकुचियो शिकायत करता है कि उसे एक लड़की की जरूरत है। क्यूजो खड़ा होकर यह कहते हुए वहां से भाग जाता है कि उसे अपनी तलवारबाजी की ट्रेनिंग करनी है पहाड़ियों में जाकर। हिहाची एक झंडा सिल रहा है और किकुचियो उससे पूछता है कि वो क्या बना रहा है। उसका कहना है कि एक ऊंचे झंडे के बिना लड़ाई लड़ना सही नहीं लगता, और वो कमरे में मौजूद सभी को बैनर दिखाने के लिए खड़ा हो जाता है। इसमें 6 सर्कल्स, एक ट्रायंगल और एक कैरेक्टर होता है। वो नीचे के कैरेक्टर की ओर इशारा करते हुए बताता है कि ये गांव और किसानों को रिप्रेजेंट करता है और सर्कल समुराई को रिप्रेजेंट करते हैं। किकुचियो पूछता है कि क्या उसने उसे छोड़ दिया, क्योंकि ये तो सिर्फ 6 सर्कल्स हैं। हिहाची बताता है कि ट्रायंगल उसको रिप्रेजेंट करता है, लॉर्ड किकुचियो। किकुचियो को छोड़कर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और वो उदास होकर इधर उधर देखने लगता है। कात्सुशिरो को रियलाइज होता है कि अब उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाने वाला, तो ये यहाँ से अननोटिस निकलने का सही मौका है। सभी हंस रहे होते हैं और वो धीरे से निकल जाता है। जंगल में क्यूजो एक स्ट्रीम के ऊपर खड़ा होता है और अपनी तलवार ड्रॉ करने की ट्रेनिंग करता है। कुछ वक्त ड्रॉ करने के बाद वो नाले को पार करता है और गांव के बॉर्डर की ओर चल देता है। जब वो शीनो को देखता है तो वो रुक जाता है, जो अपने घर के बाहर खड़ी होकर किसी के आने का इंतजार कर रही है। वो रेन पडल में उसे अपने बालों में कंघी करते हुए देखता है। कात्सुशिरो एक राइस बॉल लेके वहां पहुंचता है और क्यूजो शीनो को देखता रहता है। कात्सुशिरो उसे उसके लाए गए चावल खाने के लिए कहता है। वो बताता है कि उसने कुछ बाजरा खाया है जो उसे रिकीची से मिला था, और कहता है कि उससे ये नहीं खाया जा रहा। वो जाने लगता है, लेकिन शीनो उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो चावल नहीं खाएगी। वो उसे बताती है कि वो इसे क्यूमोन की दादी के पास ले जाना चाहती है। वो शीनो के घर से एक साथ निकलते हैं और क्यूजो कुछ ही दूरी पर उन्हें फॉलो कर रहा होता है। बाद में जब समुराई रिकीची के घर में चावल खाते हैं, कात्सुशिरो रिकीची को बताता है कि उसका पेट भरा हुआ है और वो बाकी को बाद के लिए बचा लेगा। क्यूजो उसे खाने को खत्म करने के लिए कहता है और उसे अपना बचा हुआ खाना लेने का ऑफर भी करता है। काम्बई पूछता है कि क्या हो रहा है, और एक कट सीन से हमें पता चलता है कि समुराई एक बूढ़ी औरत के सामने खड़े हैं जो सामने एक कटोरा चावल के साथ घुटनों पर बैठी है। रिकीची बताता है कि डाकुओं ने बुढ़िया के पूरे परिवार को या तो मार डाला या किडनैप कर लिया। समुराई ये बात जानकर सन्न रह जाते हैं। बुढ़िया कहती है कि वो जल्दी से जल्दी मरना चाहती है, लेकिन उसे चिंता है कि अगली दुनिया में भी उसे इतनी ही कठिनाइयां झेलनी होंगी जितनी यहाँ झेली हैं। हिहाची उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि अगली दुनिया में कोई डाकू, वॉर या सफरिंग नहीं होगी। किकुचियो उस पर चिल्लाता है, उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि अगली दुनिया में कोई दुख नहीं होगा। वो बूढ़ी औरत को शिकायत करने के लिए एक कीड़ा कहता है। काम्बई उसे डाकुओं के लिए अपना थूक और आग बचाने के लिए कहता है। इधर क्यूजो बाहर चला जाता है और कात्सुशिरो उसका पीछा करता है। शिरो क्यूरियस होकर उससे पूछता है कि उसने दूसरों को उसे शीनो के साथ देखने के बारे में क्यों नहीं बताया, और क्यूजो ने उससे पूछा कि क्या वो वाकई यही चाहता है। फिर वो दूर चला जाता है। अगली सुबह हवा में लहराते जौ के खेत के शॉट से शुरू होती है। बच्चों की भीड़ रिकीची के घर के दरवाजे और खिड़कियों पर खड़ी है, समुराई से चावल की भीख मांग रही है। किकुचियो बाहर आता है और उन्हें बताता है कि चावल नहीं है। हालांकि कात्सुशिरो, शिचिरोजी, क्यूजो और हिहाची चावल के कटोरे लेकर घर से निकलते हैं। किकुचियो उन कटोरे में से एक लेता है और बच्चों के साथ मजाक करता है, ये कहते हुए कि अगर उनके पास चावल के लिए भीख मांगने की ताकत है तो उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। वो ये भी समझाता है कि अगर समुराई अपने सभी चावल छोड़ देते हैं तो वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। वो बच्चों से पूछता है कि क्या उनमें से किसी की एक सुंदर बड़ी बहन है, और हिहाची उसे लाइटली एक धक्का देता है। घर के अंदर मंजो गोरोबेई को बताता है कि वो 10 दिनों में जौ की कटाई शुरू कर सकते हैं और कटाई खत्म होने में कम से कम 3 दिन लगेंगे।
गौरवई कहता है कि जैसे ही फसल पूरी हो जाती है वो खेतों में पानी भर सकते हैं, और काम्बेई बूढ़े आदमी और बाकी गांव वालों को समझाता है कि वो घोड़ों को बाहर रखने के लिए गांव के साउथ में एक खाई बनाने की सोच रहा है। गौरवई आगे बताता है कि गांव के बाहर स्ट्रीम के पार के घरों को मिल समेत खाली करने की जरूरत होगी। मौसूके, बूढ़ा आदमी और उसके बच्चे हैरान और परेशान हो जाते हैं, और काम्बेई बताता है कि यह बिल्कुल जरूरी है। काम्बेई पूरे सीन में एक छोटे बच्चे को बिल्कुल पालने पोसने के तरीके से अपने पास रखता है। शहर के सेंटर में गौरवई बताता है कि वो गांव वालों के एक बड़े ग्रुप के लिए लड़ाई की तैयारी कैसे करेंगे। उसका कहना है कि वो स्क्वाड्रन में डिवाइड हो जाएंगे, एक साथ जौ की कटाई करेंगे और एक साथ ट्रेनिंग भी कर लेंगे। सभी को एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए, अकेले अपने लिए नहीं। किकोचियो मजाक में कहता है, उस रात सभी आदमियों को अपनी पत्नियों को बहुत सारा प्यार देना होगा। फिर सभी गांव वाले और समुराई हंसने लगते हैं। अचानक मौसूके भीड़ की तरफ दौड़ता है, अपना भाला नीचे फेंकता है और मेन गांव के बाहर ब्रिज के पार रहने वाले सभी लोगों को उसको फॉलो करने का ऑर्डर देता है। गांव के सेंटर में 5 आदमी उसको फॉलो करते हैं, लेकिन बाकी गांव वाले उसे सुनने और देखने के लिए फिर भी काफी करीब हैं। वो उन्हें अपने भाले फेंकने के लिए कहता है और पूछता है कि उन्हें अपने गांव के बाकी हिस्सों की प्रोटेक्शन के लिए अपना घर क्यों छोड़ना चाहिए। उनका कहना है कि वो अपने घरों की प्रोटेक्शन खुद करेंगे। वो भागना शुरू करते हैं, लेकिन काम्बेई भीड़ से बाहर निकलता है और उन्हें रुकने, भाले लेने और लाइन पर लौटने का ऑर्डर देता है। जब वो अपनी तलवार ड्रॉ करता है और उनका पीछा करना शुरू करता है तो वो फिर से दूर होने लगते हैं। वो वापस अपने भालों की तरफ दौड़ते हैं, उन्हें उठाते हैं और किकोचियो की तरह अपनी तलवार की म्यान से पर वार करते हुए वापस लाइन में लग जाते हैं। काम्बेई सभी को ऑर्डर देता है कि उनके सामने सभी अपने अपने स्क्वाड्रन के साथ एक लाइन में खड़े हो जाएं, और पूरी भीड़ लाइन में लगने के लिए दौड़ पड़ती है। किकोचियो योहेई को ढूंढता है जो गलत जगह पर है और उसे उस जगह घसीटता है जहां उसे खड़े होना चाहिए। लाइन के लिए काम्बेई सख्ती से बताता है कि गांव सिर्फ 3 घरों को बचाने के लिए पूरी कम्युनिटी को जोखिम में नहीं डाल सकता, और अगर गांव हार जाता है तो तीनों अपने दम पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो उन्हें बताता है कि वॉर का नेचर ऐसा है कि दूसरों को सेव करके ही खुद को बचाया जा सकता है। उसका कहना है कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो कोई भी अपने स्क्वाड्रन या दोस्त से अलग होने की सोचता है वो उसे तलवार चलाने की धमकी देता है और वहां से चला जाता है। और इसी के साथ फिल्म का इंटरवल हो जाता है।